किस्सा शुरू होता है एक छोटे से गांव में, जहां तीन दोस्त रघु, बल्ली और शेखू हमेशा अजीब अजीब योजनाएं बनाते रहते थे। लेकिन उनकी हर योजना का नतीजा हमेशा उल्टा ही निकलता। एक दिन इन तीनों ने सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े होशियार और चतुर व्यक्ति हैं। रघु बोला, चलो मुल्ला को बेवकूफ बनाते हैं और साबित करते हैं कि हम उनसे ज्यादा होशियार हैं। बल्ली और शेखू ने तुरंत हामी भरी और तीनों ने मुल्ला के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन ये तीनों मुल्ला के घर पहुंचे। शेखू बोला, मुल्ला, हमने सुना है कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आप हमारी तीन पहेलियों को हल कर पाएंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दूंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें पूरे गांव के सामने अपनी मूर्खता स्वीकार करनी होगी। तीनों दोस्तों ने सोचा कि यह काम आसान होगा। उन्होंने खुशी खुशी शर्त मान ली। पहली पहेली थी। रघु ने पूछा, अगर मैं एक हाथी को गड्ढे में धक्का दूं तो वह कैसे बाहर निकलेगा? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, पहले तुम यह बताओ कि हाथी गड्ढे में गिरा कैसे? रघु चुप हो गया, क्योंकि उसने खुद इस पर कभी सोचा ही नहीं था। दूसरी पहेली थी। बल्ली ने पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो बढ़ती है लेकिन घटती नहीं। मुल्ला ने कहा, तुम्हारी मूर्खता। पूरा गांव हंसने लगा और बल्ली शर्मिंदा हो गया। अब आई तीसरी पहेली, जो सबसे कठिन मानी गई। शेखू ने पूछा, मुल्ला, अगर कोई आदमी आसमान में उड़ने लगे और जमीन पर रहना भूल जाए तो उसका क्या होगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले यह बताओ कि तुमने यह सपना कब देखा था? तीनों दोस्त इस बार पूरी तरह हार मान चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुल्ला ने अपनी चतुराई से न केवल तीनों को उनके सवालों में उलझाया, बल्कि गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। लेकिन जैसे ही तीनों दोस्त जाने लगे, मुल्ला ने अचानक उनसे कहा, रुको। अगर तुमने इतनी ही बड़ी योजना बनाई थी तो क्या तुमने सोचा है कि मेरी हारने वाली सबसे कीमती चीज क्या है? तीनों ठिठक गए। वे सोचने लगे कि मुल्ला की सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। और तभी मुल्ला ने उन्हें एक अनोखी बात बताई जो किसी राज से कम नहीं थी। तो आखिर मुल्ला ने ऐसा क्या राज बताया जिसने पूरे गांव को चौंका दिया? और कैसे यह बात गांव के न्यायालय तक पहुंची? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां मुल्ला और गांव के न्यायाधीश का दिलचस्प किस्सा आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सबसे मामूली चीजें भी इंसान के घमंड को तोड़ सकती हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि आखिर मुल्ला की सबसे कीमती चीज का रहस्य क्या था। जब तीनों मूर्ख दोस्त हार मान चुके थे, मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी सबसे कीमती चीज है मेरी चतुराई, और तुम लोग इसे कभी मुझसे नहीं ले सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन तीनों दोस्तों के चेहरों पर शर्म और गुस्से का मिलाजुला भाव था। तभी गांव का मुखिया आया और बोला, मुल्ला, अगर तुम्हारी चतुराई ही सबसे कीमती है तो इसे आज रात हमारे भोज में साबित करना पड़ेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। लेकिन उस दावत में जो हुआ वह सबकी सोच से परे था। रात को गांव के मुखिया ने एक भव्य दावत रखी, जिसमें हर बड़े व्यक्ति को बुलाया गया। मुल्ला भी पहुंचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, लोग उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। मुखिया ने मुल्ला को दरवाजे पर रोका और कहा, ऐसे कपड़ों में
क्या आपको पता नहीं कि यह दावत खास मेहमानों के लिए है? मुल्ला ने बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने का नाटक किया। कुछ देर बाद मुल्ला लौटे, लेकिन इस बार उन्होंने सबसे शानदार कपड़े पहने थे, रेशमी कुर्ता, मखमली पगड़ी और चमचमाते जूते। अब मुखिया ने उन्हें खुशी खुशी अंदर बुला लिया। दावत शुरू हुई। हर कोई स्वादिष्ट पकवान खा रहा था, लेकिन मुल्ला कुछ अजीब कर रहे थे। वे खाना उठाकर अपने कपड़ों पर डाल रहे थे। मुखिया ने चौंक कर पूछा, मुल्ला, ये आप क्या कर रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, जब मुझे मेरे कपड़ों के कारण अंदर आने दिया गया, तो जाहिर है ये कपड़े ही आपके खास मेहमान हैं, तो इन्हें ही खिलाना चाहिए। मुखिया और बाकी मेहमान यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखो, किसी की काबिलियत उसके कपड़ों या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाइयों और चतुराई से आकी जानी चाहिए। गांव वालों ने इस बात पर तालियां बजाईं और मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको सबक सिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मुल्ला अपने घर लौटने लगे, एक संदेशवाहक उनके पास आया और बोला, मुल्ला, न्यायालय ने आपको बुलाया है। मुखिया ने आपकी बात से नाराज होकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आखिर इस बार क्या हुआ होगा? क्या मैं अपनी चतुराई से इस मामले को भी सुलझा पाऊंगा? तो न्यायालय में मुल्ला के साथ क्या हुआ? और क्या मुखिया ने सचमुच उनके खिलाफ कोई साजिश रची? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जो और भी मजेदार और चौंकाने वाली होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि चतुराई और बुद्धिमानी से एक पेचीदा मामला भी कैसे सुलझाया जा सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के न्यायालय में ऐसा ही कुछ कर दिखाया, जिससे न केवल मुखिया बल्कि पूरा गांव हैरान रह गया। तो चलिए जानते हैं उस दिन न्यायालय में क्या हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जैसे ही संदेशवाहक की बात सुनी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुखिया ने मेरे खिलाफ शिकायत की है, तो मुझे यकीन है कि इस मामले में सच्चाई की जीत होगी। अगले दिन गांव के सभी लोग न्यायालय में इकट्ठा हुए। न्यायालय का दरबार सजा हुआ था और न्यायाधीश अपने ऊंचे आसन पर बैठे थे। मुखिया ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, मुल्ला ने मेरी दावत में मेरा अपमान किया। उन्होंने अपने कपड़ों पर खाना डालकर मुझे और मेरे मेहमानों को शर्मिंदा किया। यह एक बड़ा अपराध है। न्यायाधीश ने मुल्ला की तरफ देखा और पूछा, मुल्ला, क्या यह सच है? मुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी इस हरकत के पीछे एक कारण है। अगर न्यायालय मुझे अपनी बात रखने का मौका दे, तो मैं पूरी सच्चाई बता सकता हूँ। न्यायाधीश ने मुल्ला को अनुमति दी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया साहब की दावत में मुझे मेरे फटे पुराने कपड़ों के कारण अंदर नहीं आने दिया गया। जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर लौटा, तो मुझे सम्मान मिला। ऐसे में मैंने समझा कि दावत में असल मेहमान मेरे कपड़े थे, न कि मैं। यही कारण है कि मैंने खाना अपने कपड़ों को खिलाया। यह सुनकर न्यायालय में बैठे लोग खुसर पुसर करने लगे। कुछ ने मुल्ला की बात पर सहमति जताई, तो कुछ ने असमंजस से सिर हिलाया। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह तो सिर्फ बहाना है। मुल्ला ने मेरी दावत का मजाक उड़ाया है। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा तय करने से पहले मैं न्यायालय में एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। न्यायाधीश ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुल्ला ने पूछा, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ कपड़ों की वजह से सम्मान मिलता है, तो क्या यह सही है कि उसके कर्मों और ज्ञान को अनदेखा किया जाए? न्यायाधीश ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह तो सच है कि इंसान का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं,
बल्कि उसके गुणों और कर्मों से आंका जाना चाहिए। मुखिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। न्यायालय ने फैसला सुनाया, मुखिया को पूरे गांव के सामने अपनी भूल स्वीकार करनी होगी और साथ ही हर दावत में इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी मेहमान के साथ उसके कपड़ों के आधार पर भेदभाव न हो। मुल्ला ने न्यायालय से निकलते हुए कहा, जब तक इंसान कपड़ों और बाहरी दिखावे को महत्व देता रहेगा, तब तक असली इंसानियत कहीं खो जाएगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, आपकी चतुराई की तो दुनिया मिसाल देती है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब इंसान सही होते हुए भी दोषी ठहराया जाए तब उसे क्या करना चाहिए? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी का नया मोड़ है। क्या मैं इसे सुलझा पाऊंगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जहां यह रहस्य और गहराएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत न किया हो, फिर भी आप पर इल्जाम लग जाए? ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यपूर्ण कहानी को। मुल्ला के पास आए बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुल्ला, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुल्ला ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, सच और झूठ का फैसला करना हमेशा आसान नहीं होता, पर एक कोशिश जरूर की जा सकती है। कल सुबह गांव के चौराहे पर सबको बुलाओ। मैं वहां आऊंगा और इस मसले का हल निकालूंगा। अगली सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ जुटी। हर कोई उत्सुक था कि मुल्ला क्या करने वाले हैं। मुल्ला ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम पर क्या इल्जाम है? बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, लोग कहते हैं कि मैंने मुखिया की गाय चुराई है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुखिया तुरंत बोल पड़ा, यह झूठ बोल रहा है। मैं गवाही देता हूं कि यह वही चोर है। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चोरी का इल्जाम गंभीर होता है, लेकिन हमें सच तक पहुंचने के लिए दिमाग और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। चलो एक उपाय करते हैं। उन्होंने चौराहे के बीच एक बड़ा सा घड़ा रखा और कहा, इस घड़े में जादुई शक्ति है। इसमें जिस भी व्यक्ति का सच छिपा होगा, वह घड़ा इस सच को सबके सामने प्रकट कर देगा। मुल्ला ने सभी गांव वालों से कहा, घड़े में हाथ डालो। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारा हाथ सही सलामत बाहर आएगा, लेकिन अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारा हाथ काला हो जाएगा। हर कोई डरते हुए एक एक करके घड़े में हाथ डालने लगा। जब मुखिया की बारी आई तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुखिया बोला, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। घड़े में हाथ डालने से कुछ साबित नहीं होगा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, ओह, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सच्चाई से डरते हैं? मुखिया गुस्से में बोला, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मुल्ला ने भीड़ से कहा, मैंने इस घड़े में कोई जादू नहीं डाला। यह तो सिर्फ एक साधारण घड़ा है। लेकिन मुखिया की झिझक ने सारा सच बता दिया है। गांव वाले समझ गए कि मुखिया ने झूठा इल्जाम लगाया था। मुखिया शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। बूढ़े व्यक्ति की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, यह पहली बार नहीं है कि सच को झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश की गई हो। लेकिन असली सवाल यह है, जब सच बोलने वाला कमजोर हो और झूठ बोलने वाला ताकतवर, तब क्या होगा?
क्या मुल्ला इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे? और क्या मुखिया की सच्चाई के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जो और भी चौंकाने वाली होगी। क्या होता है जब ताकतवर लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए साजिशें रचते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच कितना भी गहरे छिपा हो, उसे उजागर करने का रास्ता मिल ही जाता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय और मजेदार कहानी को। मुखिया के माफी मांगने के बाद गांव वाले संतुष्ट हो गए, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की नजरों में कुछ शक था। वह मुखिया की बातों में कोई गहरी चाल महसूस कर रहे थे। अगले दिन मुल्ला ने गांव के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति करीम को बुलाया। मुल्ला ने कहा, करीम, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले के पीछे एक बड़ा राज छिपा है। मुखिया ने गाय का झूठा इल्जाम क्यों लगाया, यह मुझे जानना है। लेकिन इसके लिए हमें एक चालाक योजना बनानी होगी। करीम ने पूछा, मुल्ला, आपकी योजना क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मुखिया की कमजोरी को पकड़ेंगे। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। मुखिया की कमजोरी उसका लालच है। मुल्ला और करीम ने तय किया कि वे मुखिया को ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां वह खुद सच उगलने पर मजबूर हो जाए। अगले दिन मुल्ला ने गांव के चौराहे पर ऐलान किया, मुझे एक पुराना खजाना मिला है जो इस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को दिया जाएगा। यह सुनते ही मुखिया की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अगर यह खजाना मुझे मिल जाए तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। मुल्ला ने खजाने का जिक्र करते हुए कहा, लेकिन खजाने को पाने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। सिर्फ वही इसे पा सकता है जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। मुखिया ने तुरंत कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए एक कुर्सी मंगवाई और मुखिया से कहा, इस कुर्सी पर बैठ जाइए। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने सच बोला तो खजाना आपका होगा। मुखिया ने कुर्सी पर बैठते ही आत्मविश्वास से कहा, पूछो मुल्ला, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपने कभी किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है? मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर मजबूरी में बोला, नहीं, कभी नहीं। मुल्ला ने अगला सवाल किया, तो फिर आपने बूढ़े व्यक्ति पर गाय चुराने का इल्जाम क्यों लगाया? मुखिया घबरा गया, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हुए कहा, मुझे लगा कि वह सच में चोर है। मुल्ला ने अपनी चाल को और गहरा करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास सबूत हैं कि वह गाय कभी चोरी ही नहीं हुई। क्या आप सच बता रहे हैं, मुखिया? मुखिया पसीना पसीना हो गया। गांव वालों की नजरें अब उस पर टिकी थीं। अंत में मुखिया हार मान गया और बोला, ठीक है, मैं सच बताता हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति मेरी जमीन के एक हिस्से का असली मालिक है। अगर वह दोषी साबित होता तो वह जमीन मुझे मिल जाती। गांव वालों ने यह सुनकर हैरानी जताई। मुल्ला ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, सच को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह हमेशा सामने आ ही जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मुखिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वह मुल्ला के पास आया और धीरे से बोला, मुल्ला, तुम्हें नहीं पता कि मेरे इस काम के पीछे असली ताकत कौन है। अगर मैंने सब कुछ बताया तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा। मुल्ला ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा, तो क्या कोई और है जो इस साजिश के पीछे है? और वह कौन हो सकता है? आखिर मुखिया किसके इशारे पर काम कर रहा था? और मुल्ला इस साजिश को कैसे सुलझाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जो और भी रोमांचक और रहस्यमयी होगी।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच आपके सामने होते हुए भी आप उसे देख नहीं पाते? मुल्ला नसीरुद्दीन का अगला कदम इस बार न सिर्फ मुखिया बल्कि उस रहस्यमय ताकत के खिलाफ था जिसने पूरे गांव को अपने जाल में फंसा रखा था। आइए जानते हैं इस पेचीदा कहानी को जो आपको एक बार फिर चौंका देगी। मुल्ला ने मुखिया से पूछा, अगर तुम सच बोलने से डर रहे हो तो तुम्हें किसी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन याद रखना झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। मुखिया ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मुल्ला, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। मुल्ला ने अपना हाथ उठाकर कहा, अगर तुम्हारा सच गांव के हित में है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा झूठ मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन मुखिया ने मुल्ला को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। वहां उसने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। मुखिया ने कहा, मुल्ला, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली ताकत गांव के बड़े साहूकार रईस कादिर की है। वह मेरे जरिए गांव वालों को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। यह सब उसकी चाल थी ताकि वह बूढ़े की जमीन हड़प सके। मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह गांव के लोगों की आजादी और ईमानदारी का भी सवाल है। मुल्ला ने मुखिया से कहा, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम इस साजिश का हिस्सा बने तो अब तुम्हें इसे उजागर करने में मदद करनी होगी। मुखिया ने सहमति जताई और दोनों ने एक योजना बनाई। मुल्ला ने गांव वालों को चौराहे पर बुलाया और ऐलान किया, कल गांव में सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। लेकिन इस बार फैसला कोई और नहीं बल्कि गांव के लोग करेंगे। अगले दिन पंचायत की शुरुआत हुई। मुल्ला ने कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। यह खेल सच्चाई का खेल है। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, लेकिन शर्त है कि जो झूठ बोलेगा उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। साहूकार रईस कादिर भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा था। मुल्ला ने चालाकी से उसे निशाना बनाया। उन्होंने पूछा, गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है? सभी ने एक स्वर में कहा, रईस कादिर। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह सबसे अमीर है तो उसे दूसरों की जमीन क्यों चाहिए? साहूकार ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की जमीन नहीं चाहिए, मैं तो बस गांव के विकास के लिए काम करता हूं। मुल्ला ने एक और सवाल किया, तो फिर मुखिया ने तुम्हारे नाम पर बूढ़े की जमीन हड़पने की कोशिश क्यों की? साहूकार चुप हो गया। मुल्ला ने गांव वालों को बताया, जब ताकतवर लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच के साथ खड़े हों। आज अगर हम चुप रहे तो कल यह साजिश किसी और के साथ होगी। गांव वाले साहूकार के खिलाफ खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला किया कि साहूकार को अपनी सारी जमीन गांव वालों में बांटनी होगी और मुखिया को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही साहूकार पंचायत से निकला, उसने मुल्ला को धमकी देते हुए कहा, तुमने मेरे खिलाफ गांव वालों को खड़ा कर दिया, लेकिन यह युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। तुमने मुझे मात दी है, लेकिन अगला दाव मेरा होगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा चालें चलते रहते हैं, लेकिन याद रखना, सच को हराना नामुमकिन है। क्या साहूकार की यह धमकी सच में एक नई साजिश की ओर इशारा करती है? और क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस बार भी अपनी चतुराई से सबको बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जो और भी रहस्यमयी और रोमांचक होगी। क्या होगा जब दुश्मन आपको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दे? और क्या चतुराई सचमुच ताकत को हरा सकती है?
मुल्ला नसीरुद्दीन की अगली कहानी साहूकार की एक नई साजिश और मुल्ला की अप्रत्याशित योजना पर आधारित है। आइए जानते हैं कैसे सच और झूठ की इस लड़ाई में मुल्ला ने फिर से सबको हैरान कर दिया। साहूकार रईस कादिर को मुल्ला नसीरुद्दीन से हार का बदला लेना था। उसने गांव वालों को सबक सिखाने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन गांव के चौराहे पर साहूकार ने ऐलान किया, मैं अपनी सारी संपत्ति गांव वालों में बांटने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, इस गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति इस संपत्ति का बंटवारा करेगा। गांव वाले चकित रह गए। साहूकार का यह बदलाव उन्हें अजीब लग रहा था। मुल्ला को इस चाल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम अपनी संपत्ति दान क्यों करना चाहते हो? क्या अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया? साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी इंसान को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए मुल्ला। मुल्ला ने गहरी नजरों से साहूकार को देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी एक शर्त जोड़ना चाहूंगा। साहूकार ने पूछा, क्या शर्त है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, इस संपत्ति का बंटवारा एक विशेष आयोजन के बाद होगा। इस आयोजन में गांव के हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई का एक प्रमाण देना होगा। जो भी झूठा निकलेगा वह संपत्ति के हिस्से का हकदार नहीं होगा। साहूकार ने मुल्ला की चालाकी को समझते हुए कहा, ठीक है, यह मुझे मंजूर है, लेकिन क्या तुम खुद को भी इस परीक्षा के लिए तैयार मानते हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डर केवल झूठ से है साहूकार, और झूठ मुझसे दूर रहता है। अगले दिन आयोजन शुरू हुआ। साहूकार ने बड़ी भीड़ के सामने मुल्ला को चुनौती दी, मुल्ला, तुम तो गांव के सबसे चतुर व्यक्ति माने जाते हो। अगर तुम सच में सच्चे हो तो इस भीड़ के सामने यह बताओ कि तुमने कभी किसी से कुछ छुपाया है या नहीं। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, सच्चाई छुपाई नहीं जाती साहूकार, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि इस संपत्ति को बांटने के पीछे तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? साहूकार ने बात बदलते हुए कहा, मेरा उद्देश्य केवल गांव वालों की भलाई है। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर यह सच है तो साहूकार को यह संपत्ति तुरंत गांव के नाम करनी चाहिए। उसे किसी आयोजन या शर्त की जरूरत क्यों है? साहूकार बौखला गया। उसने जल्दी से अपनी असल योजना को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, यह मेरी संपत्ति है और मैं इसे अपनी मर्जी से बांटूंगा, लेकिन पहले मुझे यह साबित करना होगा कि मैं सबसे बड़ा भला करने वाला हूं। मुल्ला ने साहूकार की झूठी बात को पकड़ते हुए कहा, भलाई का प्रदर्शन करना साहूकार असली भलाई नहीं है। तुम इस संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, ताकत सच्चाई के बिना कुछ नहीं होती। मुल्ला ने भीड़ के सामने साहूकार की एक पुरानी साजिश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साहूकार ने एक झूठे दस्तावेज तैयार करवाए थे जिसमें गांव की जमीन को अपने नाम करने की योजना थी। गांव वाले गुस्से में साहूकार के खिलाफ खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि साहूकार की संपत्ति को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और साहूकार को हमेशा के लिए गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही साहूकार गांव छोड़ने के लिए निकला, उसने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे गांव से निकाल दिया, लेकिन मेरा असली दाव अभी बाकी है। वह दाव ऐसा होगा जो तुम्हारे सारे ज्ञान और चतुराई को चुनौती देगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, झूठ हमेशा हारता है साहूकार, लेकिन अब सवाल यह है कि तुम्हारा आखिरी दाव क्या होगा।
और क्या मैं इसे भी जीत पाऊंगा? क्या साहूकार की यह धमकी नई साजिश की शुरुआत है? और क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से इस बार भी जीत पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जो और भी रोमांचक और रहस्यमयी होगी। साहूकार रईस कादिर ने गांव से जाते समय जो धमकी दी थी, उसने गांव वालों के दिल में हलचल मचा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और सादगी से अब तक हर साजिश को नाकाम किया था, लेकिन यह आखिरी साजिश कुछ अलग थी। गांव में कई दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल से अजीब सी खबर आई। किसी ने अफवाह फैलाई कि जंगल के बीचों बीच एक खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने पर साहूकार का अधिकार था और उसने जाते जाते यह घोषणा की थी कि जो भी इसे खोजेगा वह उसका असली हकदार होगा। गांव में खलबली मच गई। कई लोग जंगल की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला ने इन घटनाओं को गौर से देखा और समझा कि यह साहूकार का आखिरी दाव है। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त करीम और कुछ भरोसेमंद गांव वालों को बुलाया। मुल्ला ने कहा, यह खजाने की अफवाह सच नहीं हो सकती। यह साहूकार का झूठा जाल है। उसका असली मकसद कुछ और है। हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। करीम ने पूछा, लेकिन साहूकार तो गांव छोड़ चुका है मुल्ला। अब वह क्या कर सकता है? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, साहूकार का सबसे बड़ा हथियार है लालच। वह इस लालच के जरिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वह हमें सीधे तौर पर नहीं, बल्कि किसी और के जरिए फंसाने की कोशिश करेगा। मुल्ला ने अपनी योजना बनाई और जंगल की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग खजाना खोजने के चक्कर में आपस में झगड़ रहे थे। अचानक एक आदमी चिल्लाया, मुझे खजाना मिल गया। यह सुनते ही सभी उस ओर दौड़े। जब मुल्ला ने पास जाकर देखा तो वह खजाना असली नहीं बल्कि नकली था। उसमें कुछ पुरानी लोहे की मुहरें और कागज भरे हुए थे। मुल्ला ने कागजों को ध्यान से देखा और पाया कि उन पर साहूकार के हस्ताक्षर थे। कागजों में लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो इसे सबसे पहले खोजेगा, लेकिन इसे पाने के लिए उसे जंगल के भीतर गुफा तक जाना होगा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, यह साजिश यहीं खत्म नहीं होती। गुफा में जरूर कोई बड़ा धोखा छिपा है। करीम और कुछ और गांव वाले मुल्ला के साथ गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वहां साहूकार के आदमी छिपे हुए थे, जो गांव वालों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। मुल्ला ने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने गुफा के पास के पत्थरों को गिराकर बाहर का रास्ता बंद कर दिया और गांव वालों को समझाया। यह साहूकार की आखिरी चाल थी। वह चाहता था कि हम आपस में लड़े और उसकी ताकत फिर से बढ़े। लेकिन झूठ का जाल हमेशा सच के सामने कमजोर पड़ता है। गांव वालों ने साहूकार के आदमियों को पकड़कर पंचायत के सामने पेश किया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि इन आदमियों को सजा दी जाएगी और साहूकार को हमेशा के लिए गांव से दूर रखा जाएगा। अंत में मुल्ला ने गांव वालों से कहा, याद रखें, जो लोग लालच और झूठ के रास्ते पर चलते हैं वे अंत में हारते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी से ही कोई समाज आगे बढ़ता है। साहूकार की साजिश हमेशा के लिए खत्म हो गई और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से हर जाल को तोड़ा जा सकता है। यहीं खत्म होती है मुल्ला और साहूकार की कहानी, लेकिन मुल्ला की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देती रहेंगी। कहानी 2,
गांव के बाजार में हर रोज चहल पहल रहती थी। लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने आते और मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं अपनी मजेदार बातों और चतुराई से लोगों का मनोरंजन करते। मुल्ला के एक दोस्त का नाम था जमाल और उसकी एक आदत ने सबका ध्यान खींच रखा था, उसकी कंजूसी। जमाल इतना कंजूस था कि अगर वो किसी के यहाँ खाना खाने जाता तो अपने साथ रोटी का आधा टुकड़ा बचाकर ले आता। एक दिन जमाल ने मुल्ला को अपने घर खाने पर बुलाया। मुल्ला खुश होकर पहुंच गए, लेकिन वहां का हाल देखकर उनकी हंसी छूट गई। जमाल ने मेहमानों के लिए सिर्फ एक कटोरी दाल और आधी रोटी का इंतजाम किया था और ऊपर से उसने कहा, मुल्ला, ये दाल मेरी माँ के पुराने मसालों से बनी है, इसे संभाल कर खाना। मुल्ला ने जमाल की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, इसे सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। अगले दिन मुल्ला ने गांव भर में ऐलान करवा दिया, जमाल के घर में आज रात एक भव्य दावत होगी। हर किसी को न्योता है। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। जब शाम हुई तो पूरा गांव जमाल के घर पर जमा हो गया। लोगों की भीड़ देखकर जमाल के होश उड़ गए। उसने मुल्ला से फुसफुसाते हुए कहा, मुल्ला, ये सब लोग क्यों आए हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे जमाल भाई, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास इतनी पुरानी और स्वादिष्ट दाल है। मैंने सोचा क्यों न गांव वालों को भी इसका स्वाद चखाया जाए। जमाल के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके पास इतनी दाल तो थी ही नहीं कि सबको खिला सके। वो बेचारा कंजूसी के कारण हमेशा थोड़ा ही बनाता था। आखिर में उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब से कंजूसी छोड़ देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमाल के इस वादे के बाद मुल्ला ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। जमाल थोड़ा हैरान था, क्योंकि मुल्ला कभी किसी को घर बुलाने के लिए उत्सुक नहीं होते थे। जब जमाल मुल्ला के घर पहुंचा तो उसने एक अजीब चीज देखी। मुल्ला के घर में एक सोने का चमचमाता ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था। जमाल ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये ताला किसके लिए है और पहरेदार कहाँ हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जमाल, इस ताले के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो तुम्हारी कंजूसी से भी बड़ा है। अगर तुम्हें जानना है तो इसे खोलने की हिम्मत करो। अब सवाल ये है, जमाल ने क्या ताला खोला? अगर खोला तो उसने क्या पाया? और क्या ये रहस्य उसकी जिंदगी बदल देगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और सोने का ताला। क्या आपने कभी ऐसा ताला देखा है जिसे खोलने की हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े? मुल्ला नसीरुद्दीन के कंजूस दोस्त जमाल के सामने एक ऐसा ही ताला था। लेकिन ताले के पीछे क्या रहस्य छिपा था? और क्या जमाल उसे खोल पाया? आज की कहानी में जानिए। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला के घर के दरवाजे पर चमचमाते सोने का ताला देखकर जमाल की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, सोने का ताला, जरूर इसके पीछे कोई बेशकीमती खजाना होगा। लेकिन साथ ही उसके मन में डर था, मुल्ला कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। जमाल ने आखिर हिम्मत जुटाई और ताले को छूते हुए पूछा, मुल्ला, ये ताला तो बड़ा अजीब लगता है। इसे खोलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत है। ताले के पीछे जो है उसे देखकर तुम्हें अपनी कंजूसी पर पछतावा होगा। लेकिन याद रखना, इसे खोलने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ताला खुला और जमाल का दिल धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे ताले को घुमाया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर का दृश्य देखकर जमाल के होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा दर्पण रखा था
और दर्पण के ऊपर एक संदेश लिखा था, जो सबसे बड़ा खजाना खोज रहा है, पहले खुद को देखे और अपनी सोच बदले। जमाल ने दर्पण में अपनी शक्ल देखी। उसे याद आया कि उसकी कंजूसी के कारण उसने कितनी बार अपनों को नाराज किया था, कितनी बार दूसरों का अपमान किया था। वो समझ गया कि मुल्ला उसे खुद का सच दिखाना चाहते थे। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। जमाल जब अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सिर्फ अपने लिए जिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है, असली खजाना वो है जो दूसरों को खुशियां बांटकर मिलता है। जमाल डर के मारे इधर उधर देखने लगा। मुल्ला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, ये आवाज तुम्हारी अंतरात्मा की है जमाल, लेकिन ये अभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। जमाल ने घबराकर पूछा, तो असली खजाना कहाँ है? मुल्ला ने इशारा किया, उस कोने में रखी उस संदूक में। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो ये खजाना तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। जमाल ने संदूक खोला तो उसमें क्या मिला? क्या ये खजाना उसे बदल पाया, या उसकी कंजूसी ने उसे फिर से अपने जाल में फंसा लिया? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। क्या खजाना केवल धन दौलत से मापा जाता है, या उसका असली मतलब कुछ और होता है? जमाल ने आखिर संदूक खोला, लेकिन वहां जो मिला उसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला के अगले सवाल ने सब कुछ और भी रहस्यमय बना दिया। जानिए आज की कहानी में, जब जमाल ने पाया असली खजाने का मतलब। कहानी की शुरुआत। जमाल कांपते हाथों से संदूक के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं। वो सोच रहा था, संदूक के अंदर शायद सोने चांदी का ढेर होगा। लेकिन अगर ये खाली निकला तो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जमाल, डरने की जरूरत नहीं। इस संदूक के अंदर वही है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। जमाल ने संदूक का ढक्कन उठाया और झांककर देखा। भीतर रखी चीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर क्या था? संदूक में सोने चांदी या गहने नहीं थे। उसके अंदर केवल एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। जमाल ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, तुमने जीवन भर दूसरों से छीनने की कोशिश की, लेकिन असली खजाना तब मिलता है जब तुम किसी को कुछ देने की हिम्मत करते हो। अगर इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद तुमने अपनी सोच बदली तो तुम्हें असली खजाना मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बदली तो ये संदूक तुम्हारे लिए खाली ही रहेगा। जमाल ने चिट्ठी को पढ़कर मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? असली खजाना कहाँ है? मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, जमाल, असली खजाना यहाँ इस संदूक में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। अब सवाल ये है, क्या तुमने वाकई इस चिट्ठी की बात समझी, या तुम अब भी सोने चांदी के पीछे भागोगे? जमाल ने सिर झुका लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैंने समझ लिया है। लेकिन मुल्ला ने उसकी बात काटते हुए कहा, शायद नहीं, यकीन के साथ कहो। और अगर सच में समझ लिया है तो तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। मुल्ला ने जमाल को एक लिफाफा दिया। लिफाफे में एक नक्शा था। नक्शे पर गांव के बाहर के जंगल का रास्ता बना हुआ था। मुल्ला ने कहा, यह नक्शा तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम सच में पाना चाहते हो। लेकिन याद रखना, रास्ता सीधा नहीं होगा। और अगर तुम्हारी नियत में खोट हुआ तो तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जमाल ने नक्शा लेते हुए पूछा, तो क्या मैं अकेला जाऊंगा या आप भी साथ चलेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगर तुमने गलती की
तो ये यात्रा तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। अब सवाल ये है, जमाल ने क्या नक्शे का रास्ता चुना? जंगल में उसे किन रहस्यमय चीजों का सामना करना पड़ा? और क्या वो खजाना वाकई उसका जीवन बदल सका, या उसने कोई और बड़ी भूल कर दी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और खजाने का अंतिम रहस्य। क्या जमाल ने असली खजाने तक पहुंचने की योग्यता साबित की, या फिर उसकी पुरानी आदतों ने उसे दोबारा धोखा दिया? आज की कहानी में जानिए मुल्ला नसीरुद्दीन के इस अनोखे इम्तिहान का अंत। जमाल नक्शा लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने रास्ते भर एक भी शब्द नहीं कहा। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम पर जमाल को ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो थका हुआ लग रहा था और जमाल से बोला, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ फंस गया हूँ और मुझे गांव तक पहुँचने के लिए सहारे की जरूरत है। जमाल ने नक्शे की ओर देखा और फिर बूढ़े आदमी की ओर। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस आदमी की मदद करने लगा तो खजाने तक पहुँचने में देर हो जाएगी। उसने बूढ़े को अनदेखा किया और तेजी से आगे बढ़ गया। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराए। दूसरा पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी आई। वहां एक गरीब औरत खड़ी थी, जिसके पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। उसने जमाल से विनती की, भाई, क्या तुम मुझे इस नदी के पार ले चलोगे? मुझे बहुत जरूरत है। जमाल ने गुस्से में कहा, मुझे देर हो रही है। तुम अपनी मदद खुद करो। और वो नक्शा देखकर फिर से आगे बढ़ गया। मुल्ला ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान गहरी हो गई। तीसरा और अंतिम पड़ा। अंत में जमाल और मुल्ला उस जगह पहुंचे जहां नक्शे के अनुसार खजाना छिपा था। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस पर लिखा था, खजाने को पाने के लिए अपना दिल खोलो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। जमाल ने पत्थर हटाया और देखा कि वहां एक और संदूक रखा था। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ और ही था, सिर्फ एक शीशा। शीशे के साथ एक संदेश रखा था, तुमने अपनी कंजूसी और स्वार्थ के कारण रास्ते में दूसरों की मदद नहीं की। असली खजाना दूसरों की भलाई में है, न कि खुद के लालच में। जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम्हें असली खजाना कभी नहीं मिलेगा। जमाल ने शीशे में खुद को देखा और शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैंने फिर से गलती की। मैंने अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदला। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जमाल, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। कहानी का अंत। जमाल ने उस दिन अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने गांव लौटकर सबसे माफी मांगी और अपनी कंजूसी छोड़कर जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह अनोखी परीक्षा सिर्फ जमाल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक थी जो अपने स्वार्थ में दूसरों को भूल जाते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन का असली खजाना खोजने के लिए तैयार हैं? याद रखें, खजाना हमेशा भलाई के रास्ते पर ही मिलता है। कहानी 3। क्या इंसान बिना कुछ कहे दुनिया का सबसे कठिन सवाल हल कर सकता है? और अगर हां, तो कैसे? यही सवाल उस दिन पूरे गांव में गूंज रहा था, जब राजा ने एक अनोखी चुनौती दी। कहानी आगे बढ़ती है। गांव के चौपाल में हलचल थी। राजा ने ऐलान किया था, जो मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे इनाम में सोने की थाली मिलेगी। लेकिन जवाब सोच समझकर देना,
क्योंकि गलत उत्तर पर सजा भी होगी। गांव के सबसे समझदार लोग भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। और तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पुरानी टोपी और गधे के साथ चौपाल में दाखिल हुए। क्या चल रहा है भाई? इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा। गांव वालों ने सारा किस्सा सुनाया। मुल्ला ने कहा, राजा के सवाल तो आसान हैं, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, इनाम की सोने की थाली कितनी बड़ी है? गांव वालों ने हैरानी से मुल्ला को देखा। मुल्ला, पहले सवालों का जवाब तो दे लो, इनाम की चिंता बाद में करना। मुल्ला हंसे। यही तो फर्क है। राजा की चालाकी समझने के लिए इनाम की गहराई समझनी पड़ती है। चलो राजा के सवालों का सामना करते हैं। राजा के सामने। राजा ने मुल्ला को देखकर मुस्कुराया। तो मुल्ला, तैयार हो? पहले सवाल का जवाब दो, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मुल्ला ने अपनी टोपी उतारी, गधे के कान में कुछ फुसफुसाए और जोर से कहा, सच्चाई यह है कि हर कोई अपने फायदे की सोचता है। राजा चौंक गया। यह कैसे? मुल्ला बोले, गधे ने कान में कहा कि तुम इनाम के सोने से ज्यादा मेरी चारे की चिंता कर रहे हो। और यह सही है, क्योंकि तुम्हारी चुनौती भी तो लोगों को परखने के लिए ही है। राजा ने हंसी दबाते हुए दूसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान से ज्यादा एक मूर्ख ही कर सकता है? मुल्ला ने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और बोले, एक मूर्ख ही बिना सोचे समझे किसी भी बात पर ताली बजा सकता है। जैसे अभी यह सवाल सुनकर लोग तालियां बजा रहे थे। सभी दरबारियों ने चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लिए। राजा ने अब तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारी मौत कल होगी, तो तुम आज क्या करोगे? मुल्ला ने धीरे से गधे की लगाम खींची और बोला, यह तो मुझे मेरे गधे से पूछना होगा, क्योंकि मौत का सवाल इंसान से ज्यादा उसके साथी को परेशान करता है। राजा ने सवालों का उत्तर सुनकर मुल्ला को इनाम देना चाहा, लेकिन तभी मुल्ला बोले, रुकिए। इनाम से पहले मुझे अपनी मौत के बारे में एक और सवाल करना है। राजा ने पूछा, क्या सवाल है? मुल्ला ने धीरे से गधे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी मौत कल है तो क्या आज का सोना मुझे बचा पाएगा? राजा और दरबार के लोग सन्न रह गए। मुल्ला के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, अब असली सवाल यह है, इस गधे के पास एक और रहस्य है जो इस पूरी चुनौती को बदल देगा। लेकिन वह रहस्य जानने के लिए अगली कहानी का हुक। तो अब बताइए, क्या आप जानते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा राजा से क्या कहेगा? या फिर यह सिर्फ मुल्ला की चालाकी है? जानने के लिए अगली कहानी में मुल्ला और गधे के अनोखे राज को देखना मत भूलिए। अगली कहानी का लिंक जोड़ने का सुझाव। मुल्ला नसीरुद्दीन और गधे का अनोखा राज। कहानी की शुरुआत। क्या कभी सुना है कि एक गधा किसी राजा को चौंका दे? और अगर ऐसा हुआ तो गधे ने आखिर क्या कहा होगा? यही सवाल राजा के दरबार में गूंज रहा था जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ लौटे। कहानी आगे बढ़ती है। राजा की आंखें संदेह से भर गईं। मुल्ला, तुमने कहा था कि तुम्हारा गधा एक रहस्य जानता है। अगर यह सच नहीं हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने अपनी टोपी उतारी और बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरा गधा सिर्फ बोलेगा नहीं, बल्कि आपके 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब भी देगा। लेकिन पहले मुझे एक थाली में पानी चाहिए। राजा ने हैरानी से थाली में पानी मंगवाया। मुल्ला ने थाली को गधे के सामने रखा। गधा धीरे धीरे पानी पीने लगा। मुल्ला ने उसे देखकर कहा, महाराज, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। राजा चौंक गए।
यह क्या मजाक है? मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुल्ला ने सिर झुकाया। आपका पहला अनकहा सवाल था, कौन सबसे सरल और सत्य है? और उत्तर यह है, जो अपनी प्यास बिना झिझक बुझाए, वह सबसे सत्य है। मेरा गधा यही सिखा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा, अब यह बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई। यह जवाब तो गधा खुद देगा। उसने गधे को खड़ा कर दिया। गधा खड़ा हुआ और एक ही दिशा में चलने लगा, बार बार अपनी पूंछ हिला रहा था। मुल्ला ने कहा, महाराज, यह देखिए। गधा अपनी पूंछ की परवाह किए बिना चलता जा रहा है। सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं करता। राजा ने हंसते हुए कहा, और तीसरा सवाल? देखता हूं इस बार गधा कैसे जवाब देगा। मुल्ला ने गधे की लगाम पकड़ी और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। गधा अब इधर-उधर दौड़ने लगा। मुल्ला ने कहा, महाराज, आपका तीसरा सवाल था, सबसे बड़ा डर क्या है? देखिए, जब दिशा स्पष्ट न हो तो हर प्राणी डर जाता है। यही सबसे बड़ा डर है, असमंजस। राजा यह देख और सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुल्ला को सोने की थाली देने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही मुल्ला इनाम लेने आगे बढ़े, गधे ने जोर से आवाज निकाली और मुल्ला को थाम लिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह गधा कह रहा है कि अब असली इनाम की बात होनी चाहिए। सोना तो आपने सबको दिया होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि इनाम की असली कीमत क्या है? राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारा मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, असली इनाम वह है जो सिर्फ राजा दे सकता है, और इसे जानने के लिए आपको मेरे गधे की कहानी सुननी पड़ेगी। तो सोचिए, क्या हो सकता है वह असली इनाम? क्या मुल्ला सच में राजा को कुछ ऐसा बताएंगे जो अब तक किसी ने नहीं सुना? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़िए और मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे के इस अनोखे रहस्य को जानिए। मुल्ला नसीरुद्दीन और असली इनाम का रहस्य। कहानी की शुरुआत। क्या इनाम सिर्फ सोना, चांदी और धन दौलत तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है? मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे ने राजा के दरबार में ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था जिसका जवाब सिर्फ मुल्ला के पास था। कहानी आगे बढ़ती है। राजा के चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा थी। मुल्ला, तुम्हारा गधा इनाम का असली अर्थ जानता है। यह कैसे संभव है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह गधा सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं है। इसकी कहानी आपको बताएगी कि असली इनाम क्या होता है। लेकिन इसके लिए मैं एक अनुरोध करता हूं। मुझे और मेरे गधे को 3 दिन का समय दीजिए। तब तक आप सोने की थाली सुरक्षित रखिए। राजा ने इस अजीब मांग को स्वीकार कर लिया। मुल्ला गधे के साथ गांव लौटे। गांव के लोग मुल्ला की नई योजना सुनकर हैरान थे। मुल्ला ने अपने गधे को खुले मैदान में छोड़ दिया और जोर से आवाज लगाई, गांव वालों, अगर तुम असली इनाम पाना चाहते हो तो 3 दिनों तक इस गधे का ध्यान रखना। देखना यह तुम्हें क्या सिखाता है। पहले दिन गधा मैदान के बीच खड़ा रहा। गांव वालों ने सोचा, यह तो कुछ नहीं कर रहा। क्या यही मुल्ला का चमत्कार है? दूसरे दिन गधा धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा और हर जगह गड्ढे खोदने लगा। गांव वाले परेशान हो गए। यह तो हमारी जमीन खराब कर रहा है। तीसरे दिन गधा अचानक एक जगह रुक गया और जोर जोर से रेंकने लगा। मुल्ला वहां पहुंचे और कहा, देखो, यह गधा उस जगह पर रुक गया है जहां असली इनाम छुपा है। गांव वालों ने मिट्टी खोदी तो वहां पानी का एक साफ स्रोत मिला।
सब हैरान रह गए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली इनाम, पानी जो हमें जीवन देता है। यह सोने से कहीं अधिक कीमती है। राजा के दरबार में 3 दिन बाद मुल्ला गधे के साथ राजा के दरबार पहुंचे। मुल्ला ने कहा, महाराज, मेरा गधा अब आपको बताएगा कि असली इनाम क्या है। गधा मैदान में ले जाया गया और उसने वहीं रेंकना शुरू कर दिया। मुल्ला बोले, गधा कह रहा है कि असली इनाम वह है जो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए हो। सोना और चांदी क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन असली इनाम वह होता है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ दे सके। राजा ने सोने की थाली नीचे रख दी और कहा, मुल्ला, तुमने सही कहा। असली इनाम तो दूसरों की भलाई में है। अब बताओ, मैं इस ज्ञान को और कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका जवाब मेरे गधे के पास है। लेकिन इसके लिए आपको अगली चुनौती स्वीकार करनी होगी। यह चुनौती बताएगी कि असली राजा कौन है। अगली कहानी का हुक। तो सोचिए, मुल्ला की नई चुनौती क्या होगी? क्या राजा इसे स्वीकार करेगा? और गधे का अगला रहस्य क्या है? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़िए और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का नया अध्याय देखिए। मुल्ला नसीरुद्दीन और असली राजा की परीक्षा। कहानी की शुरुआत। क्या एक गधा यह तय कर सकता है कि असली राजा कौन है? यह सवाल हर किसी के लिए अजीब था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में यह चुनौती पेश कर दी थी। राजा भी हैरान था, लेकिन उत्सुकता से उसकी बात सुन रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली राजा वह है जो सिर्फ अपनी ताकत और धन से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिल से राजा बनता है। मेरा गधा आपको यह सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक दिन के लिए अपनी गद्दी छोड़नी होगी। राजा थोड़ा चौंका। अपनी गद्दी छोड़नी होगी? और अगर मैंने यह किया तो क्या मुझे फिर से राजा माना जाएगा? मुल्ला ने जवाब दिया, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और घोषणा की, आज से एक दिन के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन इस राज्य के राजा होंगे और मैं सिर्फ एक आम नागरिक। मुल्ला ने राजा की गद्दी पर बैठते ही आदेश दिया, गधे को राजा के कपड़े पहनाए जाएं और उसे सिंहासन पर बैठाया जाए। अब पूरे दिन यह गधा राजा रहेगा। दरबार के लोग हंसी दबाने लगे। राजा भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन चुपचाप देखता रहा। गधा दरबार में बैठ गया और लोग उसे देख देख कर अजीब अजीब बातें करने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, अब यह गधा आदेश देगा। जो इसे समझेगा वही असली राजा बनने का हकदार है। गधा जोर जोर से रेंकने लगा। मुल्ला ने यह देखकर कहा, पहला आदेश सुनो। यह गधा कह रहा है कि सभी प्रजा को अपने खेतों से अनाज लाकर दरबार में जमा करना होगा। कुछ लोग अनाज लेकर आ गए, लेकिन कुछ लोग बोले, गधा राजा है, हम क्यों उसकी बात माने? मुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम अपनी फसल अपने पास रख सकते हो, लेकिन जो इसे लाएगा वही इनाम पाएगा। राजा चुपचाप यह सब देख रहा था। शाम को मुल्ला ने राजा को बुलाया और कहा, अब आपकी गद्दी वापस दी जाएगी, लेकिन पहले यह बताइए, आपने क्या सीखा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा कि राजा वही होता है जो प्रजा के विश्वास को जीत सके। जिन लोगों ने गधे की बात मानी वे अपने राजा के प्रति वफादार हैं, लेकिन जो नहीं लाए उन्होंने अपने राजा पर विश्वास नहीं किया। मुल्ला ने कहा, ठीक कहा महाराज, लेकिन असली राजा वह है जो अपनी प्रजा की जरूरतों को समझे, चाहे वह राजा हो या गधा। आज गधे ने यह साबित किया कि एक सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों का सम्मान बनाए रखे।
राजा अपनी गद्दी पर लौट आया, लेकिन तभी मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप असली राजा बनना चाहते हैं तो अगली परीक्षा तैयार रखें, और इस बार परीक्षा आपके विश्वास की होगी। अगली कहानी का हुक। तो क्या राजा मुल्ला की अगली परीक्षा में पास हो पाएगा? और क्या इस बार भी गधा कोई नया रहस्य बताएगा? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़िए और मुल्ला नसीरुद्दीन के मजेदार और अनोखे तरीकों को देखिए। मुल्ला नसीरुद्दीन और असली राजा की परीक्षा का अंत। कहानी की शुरुआत। मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी परीक्षा ने राजा और उसकी प्रजा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। राजा, जिसने एक दिन के लिए अपनी गद्दी छोड़कर गधे को राजा बनते देखा, अब मुल्ला की अगली परीक्षा के लिए तैयार था। मुल्ला ने दरबार में घोषणा की, महाराज, अगली परीक्षा आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करेगी। आज रात आप अपने महल में अकेले रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और सुबह तक आपको बताना होगा कि आपने क्या सीखा। राजा, जो अब तक शांत और आत्मविश्वास से भरा था, थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने सहमति दी। रात गहरी होती गई और महल में अकेले रह गए राजा के मन में सवाल उठने लगे। अंधेरे में राजा ने महसूस किया कि महल कितना खाली और डरावना हो सकता है। उसे हर छोटी आवाज बड़ी लगने लगी। जब उसने मदद के लिए अपने सेवकों को बुलाना चाहा, तो उसे याद आया कि यह मना था। रात के मध्य राजा ने अपने आप से बात करना शुरू किया। क्या मैं सच में राजा हूँ, अगर मेरे बिना यह महल वीरान लगता है? क्या मेरी ताकत मेरी प्रजा के भरोसे में है या मेरे सैनिकों की तलवारों में? धीरे धीरे राजा को एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके लोगों के प्रेम और समर्थन में थी। सुबह होने पर मुल्ला दरबार में लौटे। राजा ने उनके सामने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, मैंने समझ लिया कि असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है। असली राजा वह है जो अपने लोगों के दिलों में राज करता है। मेरी ताकत मेरी प्रजा का प्यार है और मेरी कमजोरी उनका भरोसा खो देना। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने असली राजा बनने की परीक्षा पास कर ली। अब आपका राज्य और आपकी प्रजा दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि आप उन्हें उनकी सच्ची कीमत समझ चुके हैं। दरबार के सभी लोग राजा की नई समझ को देखकर प्रसन्न थे। मुल्ला ने अपनी टोपी पहनी, अपने गधे को सलाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना महाराज, हर किसी के अंदर एक राजा और एक गधा होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसे आगे आने देते हैं। राजा और प्रजा ने तालियां बजाईं। मुल्ला अपने गधे के साथ वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गए, एक और नई सीख और एक नई कहानी की तलाश में। कहानी का निष्कर्ष। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से राजा को असली नेतृत्व का मतलब सिखा दिया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली ताकत हमेशा शक्ति में नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम में होती है। कहानी 4। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी छोटी सी बात पर किसी ने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया हो कि मामला समझना मुश्किल हो गया हो? अगर हाँ, तो सुनिए मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी कहानी, जहां उनके बुद्धिमान दिमाग ने सबको चकित कर दिया। पर अंत में ऐसा क्या हुआ जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गया? गांव के एक कोने में दो पड़ोसी, रमजान और करीम, रोज किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। कभी पानी को लेकर तो कभी बकरी की रस्सी पर। गांव वाले परेशान थे और थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से मदद मांगी। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से दोनों की बातें सुनी। रमजान ने कहा, मुल्ला साहब, करीम का पेड़ मेरी छत पर झुकता है। उसके पत्ते मेरे आंगन को गंदा कर देते हैं। करीम ने जवाब दिया,
मुल्ला साहब, रमजान की दीवार इतनी ऊंची है कि मेरी बकरी को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, अरे भाई, तुम दोनों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसके लिए सच बोलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। वो दोनों को गांव के बीचों बीच स्थित पुराने कुएं के पास ले गए। मुल्ला ने कहा, जो भी इस कुएं में अपनी शिकायतें डालेगा, उसकी समस्या खुद हल हो जाएगी। पर शर्त यह है कि शिकायतें डालते समय तुम्हें अपनी सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी। पहले रमजान ने कुएं में झुककर अपनी शिकायत डाली, लेकिन तभी उसके मुंह से निकल गया, सच तो यह है कि मुझे करीम से जलन होती है, क्योंकि उसके पास 2 गायें हैं और मेरे पास एक भी नहीं। फिर करीम ने अपनी बारी में कहा, सच तो यह है कि मैं रमजान से जलता हूँ, क्योंकि उसकी दुकान मुझसे ज्यादा चलती है। गांव वाले हैरान रह गए। सबकी आंखें खुल गईं कि झगड़े की असली वजह ईर्ष्या थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दोस्तों, तुम्हारी समस्याएं यहाँ खत्म होती हैं। अब जाओ और दोस्त बनकर रहो। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रमजान और करीम ने गले मिलकर झगड़े को खत्म कर दिया। लेकिन तभी मुल्ला ने कुछ दूरी पर एक सिक्का देखा और उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव वाले चकित थे। आखिर वो सिक्का कहां से आया था? और मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में क्या चल रहा था? क्या इस सिक्के का कोई राज है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन का खोया सिक्का। मुल्ला नसीरुद्दीन का खोया सिक्का। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण सा सिक्का इतनी उलझन और रहस्य पैदा कर सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ लगा एक सिक्का, और उसके बाद गांव में ऐसी हलचल मच गई जिसे समझना मुश्किल था। लेकिन क्या यह वही सिक्का था जिसे वो ढूंढ रहे थे? आइए जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन उस पुराने कुएं के पास खड़े होकर सिक्के को गौर से देख रहे थे। गांव वाले अब भी उनके इर्द गिर्द जमा थे। रमजान ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला साहब, यह सिक्का क्यों इतना खास है? मुल्ला ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, यह सिक्का खोया हुआ है और इसे यहाँ मिलना कुछ बड़ा इशारा करता है। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, यह शायद राजा के खजाने का हिस्सा है, तो कोई बोला, यह तो जादुई सिक्का लगता है। मुल्ला ने सभी को चुप कराते हुए कहा, यह सिक्का उस इंसान का है जो इसे सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन इसे पाने के लिए उस व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसने इसे आखिरी बार कहाँ और कैसे खोया था। यह सुनकर भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने कांपते हुए कहा, यह मेरा सिक्का है। मैंने इसे अपने झोले में रखा था, लेकिन पिछले मेले में कहीं गिरा दिया। तभी गांव का एक व्यापारी भी आगे आया और बोला, नहीं मुल्ला साहब, यह मेरा सिक्का है। मैंने इसे एक ग्राहक को लौटाने के लिए निकाला था और फिर पता नहीं चला कहाँ गिर गया। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिक्का किसका है, यह तय करने का एक तरीका है। चलो, दोनों को एक छोटी परीक्षा देनी होगी। जो सही जवाब देगा वही इस सिक्के का असली मालिक होगा। उन्होंने सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और कहा, मैं इसे उस जगह रखूंगा जहां इसे खोजना सबसे मुश्किल हो, और जो इसे ढूंढ लेगा वही इसका असली मालिक कहलाएगा। भीड़ चकित थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, मुल्ला धीरे से वहां से खिसक गए। अगले दिन सुबह रमजान, करीम और वह बूढ़ी औरत सभी गांव के हर कोने में सिक्के की तलाश करने लगे। हर किसी का अपना कारण था। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। गांव के एक बच्चे ने मुल्ला के घर के पास एक और सिक्का पाया। यह सिक्का पहले वाले से बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन उसकी चमक कुछ और ही इशारा कर रही थी।
आखिर मुल्ला ने वह सिक्का क्यों छिपाया? और यह नया सिक्का कहाँ से आया? क्या यह दो सिक्कों का मामला है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और रहस्यमयी सिक्के की पहेली। मुल्ला नसीरुद्दीन और रहस्यमयी सिक्के की पहेली। क्या एक साधारण सिक्का इतना रहस्यमयी हो सकता है कि पूरे गांव को उलझा दे? और अगर ऐसा ही है तो क्या उस सिक्के के पीछे कोई छिपा हुआ राज है? चलिए इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी में और गहराई तक उतरते हैं। गांव में सुबह से ही हलचल मची थी। बूढ़ी औरत रमजान और करीम तो पहले ही सिक्के की खोज में लगे थे, लेकिन अब बाकी गांव वाले भी इस अजीब खेल में शामिल हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिक्के को कहां छिपाया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक बच्चा नबी मुल्ला के घर के पास मिट्टी में खेलते खेलते एक और सिक्का लेकर आया। यह सिक्का पहले वाले से बड़ा और भारी था और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। नबी दौड़कर मुल्ला के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला जी, ये सिक्का मैंने आपके घर के पास पाया। क्या यह वही है जिसे आप ढूंढने को कह रहे थे? मुल्ला ने सिक्के को ध्यान से देखा और फिर उसकी चमकती हुई सतह पर उंगलियां फेरते हुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। नहीं बेटा, यह दूसरा सिक्का है, लेकिन इसे यहां मिलना, इसका मतलब कुछ और है। गांव वाले जो वहां जमा थे चौंक गए। तो क्या दो सिक्कों का कोई गहरा रिश्ता है? करीम ने आशंका से पूछा। मुल्ला ने सभी को पास बुलाया और कहा, सुनो, इस सिक्के पर जो निशान हैं, वे साधारण नहीं हैं। यह निशान एक पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह तभी बताऊंगा जब तुम मुझे उस पहले सिक्के का असली मालिक साबित करके दिखाओगे। अब गांव वालों में और जोश आ गया। बूढ़ी औरत ने अपनी खोई यादों में जाने की कोशिश की, रमजान ने अपने सारे पुराने हिसाब खंगाल डाले और करीम ने भी अपना दावा मजबूत करने के लिए कई कहानियां गढ़ डालीं। लेकिन किसी के पास उस सिक्के से जुड़ी ठोस सच्चाई नहीं थी। तभी मुल्ला ने कहा, अगर तुम लोग असली मालिक नहीं ढूंढ सकते तो दूसरा रास्ता है। इन दोनों सिक्कों को साथ रखकर हमें उस जगह जाना होगा जहां से ये सिक्के आए हैं। लेकिन वह जगह गांव से काफी दूर है और वहां जाना आसान नहीं होगा। गांव वालों की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों चमकने लगे। वो जगह कहाँ है? मुल्ला रमजान ने पूछा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, कहते हैं वह जगह एक प्राचीन खंडहर के पास है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें एक रात का सफर तय करना होगा। और हाँ, वहां जाने के बाद हर कोई वापस नहीं लौट पाता। यह सुनते ही गांव वालों के बीच सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और उस हवा के साथ एक कागज का टुकड़ा मुल्ला के पास आ गिरा। उस पर कुछ लिखा था जिसे पढ़कर मुल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिर उस कागज पर क्या लिखा था? क्या यह उन रहस्यमयी सिक्कों का राज खोलने की कुंजी है या किसी और खतरे का संकेत? और कौन कौन उस खंडहर तक जाने की हिम्मत करेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और प्राचीन खंडहर का रहस्य। मुल्ला नसीरुद्दीन और प्राचीन खंडहर का रहस्य। क्या होता है जब जिज्ञासा, साहस और रहस्य एक ही रास्ते पर मिलते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन, दो रहस्यमयी सिक्के और एक प्राचीन खंडहर के साथ कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। लेकिन अंत ऐसा होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। गांव वालों के बीच सन्नाटा था। मुल्ला ने कागज के टुकड़े को उठाया और गौर से पढ़ा। उस पर लिखा था, खंडहर में जाओ, लेकिन अपने गधे पर भरोसा मत करना। जो असली मालिक है उसे जवाब वहीं मिलेगा। मुल्ला ने सिक्कों को अपनी जेब में रखा और कहा, अब समय आ गया है।
रमजान, करीम और यह बूढ़ी औरत, तुम तीनों मेरे साथ चलो। बाकी गांव वाले यहीं इंतजार करें। रात के समय चांदनी की हल्की रोशनी में मुल्ला और उनके साथी खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता डरावना और सुनसान था। मुल्ला का गधा भी असामान्य रूप से बेचैन लग रहा था। जब वे खंडहर पहुंचे तो वहां चारों तरफ पुरानी दीवारें और टूटी हुई मूर्तियां थीं। बीच में एक पत्थर की मेज थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। मुल्ला ने दोनों सिक्के निकालकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सिक्के मेज से टकराए, ताले से एक तेज आवाज आई और वह खुल गया। ताले के खुलते ही एक गहरा सुरंग प्रकट हुआ। रमजान और करीम घबराकर पीछे हट गए, लेकिन बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके सुरंग के अंदर झांका। उसने कहा, मुल्ला साहब, यह जगह तो बहुत पुरानी और डरावनी लग रही है। यहाँ क्या मिलेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सच। यही वो जगह है जहां हमें इन सिक्कों का असली राज मिलेगा। वो चारों सुरंग के अंदर उतरे। सुरंग के अंदर दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। मुल्ला ने दीवारों को गौर से देखा और कहा, यहाँ लिखा है कि ये सिक्के राजा हारून रशीद के खजाने का हिस्सा हैं। यह खजाना उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपनी सच्चाई स्वीकार करेगा। रमजान ने फौरन कहा, मुल्ला साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इन सिक्कों का झूठा दावा कर रहा था। ये मेरे नहीं हैं। करीम ने भी सिर झुका लिया और कहा, मुझे भी माफ करें। मैंने भी लालच में आकर झूठ बोला। अब बूढ़ी औरत बोली, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। यह सिक्का मेरा है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर यह खजाना किसी का भला कर सकता है तो इसे गांव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुरंग के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। दीवारों से एक दरवाजा खुला और अंदर सोने, चांदी और रत्नों से भरे बर्तन दिखाई दिए। मुल्ला ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच खजाने की असली हकदार तुम हो। लेकिन तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने इसे गांव के लिए समर्पित कर दिया। यही सच्चाई का असली इनाम है। वो सब खजाना लेकर गांव लौटे। गांव वाले खजाना देखकर खुशी से झूम उठे। बूढ़ी औरत के नाम पर गांव में एक स्कूल और एक तालाब बनवाया गया। मुल्ला ने आखिर में कहा, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। सबसे बड़ा खजाना सच्चाई और ईमानदारी है, और इसे पाने के लिए तुम्हें खुद से जीतना पड़ता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे, और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और दिलचस्प कहानियों ने एक और अध्याय पूरा कर लिया।